जी भागलपुर 4 जनवरी 2022 6 to 8। आइए CDP पहला प्रश्न है अधोगामी सिद्धांत अर्थात प्रॉक्सिमोडिस्टल को निम्न में किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है ना दोस्त, जैसे देखिए पहले अपने धड़ माने कि केंद्र से बाह्य दिशा में पहले धड़, फिर अपने हाथ और फिर पैर हिलाना सीखता है। तो जैसे ये कोई बालक है दोस्त, ये देखिए ये हाथ हम बना रहा हूँ 1 नंबर वाला, ये यहाँ पर और फिर उसके बाद हाथों में, यानी कि केंद्र क्या है उसका धड़। ये देखें ये पैर वाला, तो पैर वाला ये धड़ और फिर उसके बाद पैरों में ताकत आती है, पैर का विकास होता है। धड़ ये आपका धड़ों में और फिर उसके बाद जो है अपने हाथों में, फिर हाथों में अन्य अन्य दिशाओं में, जैसे हथेली, उंगलियां, यानी बाह्य दिशा। कैसे, ये देखिए मैं कलर बदल लूँ, जैसे ये धड़ हो गया, हाथ जैसे देखिए ना बाजू जहाँ है वहाँ पर बच्चे का ताकत पहले आता है, विकास होता है, फिर उसके बाद बाह्य दिशा केहुनी, फिर पंजे इत्यादि में जाता है, विकास होता है ना। उसी प्रकार से धड़, पैरों का धड़, पैरों का ऊपरी सिरा धड़ और वहाँ से फिर पैरों के अन्य भागों में, पंजों में, टो में, उंगलियों में। तो ये होगा हमारा C नंबर, अधोगामी सिद्धांत प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरल अर्थात केंद्र से बाह्योन्मुखी दिशा में, सेंटर टू आउटवर्ड्स, सेंटर टू एक्सटर्नल एरियाज। नेक्स्ट प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है आपका, असर्शन दिया गया है, कोई स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद रीजन दिए गए हैं। यदि रीजन व्याख्या करेगा पूरी तरह तो हम कहेंगे ए ऑप्शन स्पष्ट व्याख्या करता है, नहीं तो नहीं। खैर देखें पहले असर्शन और रीजन क्या हमारा सही है या गलत है। असर्शन आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले, यानी कि आय इनकम जो है ना कमजोर है, बोले तो पुअर इनकम है, यानी गरीब बच्चे हैं आर्थिक रूप से। परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है, लालन पालन पोषण अलग होता है ना गरीब बच्चों का, पुअर इनकम वालों का। तो यह हमारा स्टेटमेंट सही है। आइए रीजन देखते हैं। अलग अलग संस्कृति में, देखिए अलग अलग संस्कृति आ गया ना, चाहे वो पुअर वाली संस्कृति हो, चाहे वो हाई इनकम वाली संस्कृति के बच्चे हों, अलग अलग संस्कृति में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये देखिए अलग अलग संस्कृति यानी अलग अलग इनकम से जोड़ दीजिए और यह दोनों टैली कर रहा है। रीजन जो है ना सही व्याख्या कर रहा है असर्शन की, 1 नंबर। बेहतर एथलीट क्षमताएं, नियमों के साथ खेल में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रिया, ठोस अनुभव यानी कि मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव आसपास केंद्रित होती है। तो देखिए ये जो ना एथलीट, खेल, आप किसे कहते हैं? खेल की उम्र, जैसे खिलौने की उम्र तो शैशवावस्था को कहते हैं, खिलौने की उम्र टॉय एज, लेकिन खेल की उम्र वे किस अवधि के लक्षण हैं? नियमों के साथ खेल में देखिए प्रारंभिक बचपन जो होता है 2 से 6 वर्ष, प्रारंभिक बचपन, तो प्रारंभिक बचपन में हरलॉक के अनुसार ये वर्गीकरण, तो प्रारंभिक बचपन में बच्चे जो है ना केवल खेलना पसंद करता है, नियम वगैरह उसे ज़्यादा समझ नहीं होती है। लेकिन मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष में बच्चा नियमों के साथ लुका छिपी, क्रिकेट मैच या खो खो इत्यादि खेलता है। यहाँ हमारा उत्तर C नंबर होगा। तार्किक विचार प्रक्रिया जो ठोस अनुभव मूर्त वस्तु के साथ दिया है, यदि अमूर्त देता ना तब किशोरावस्था ले लेते या उत्तर बाल्यावस्था बचपन लेते।
किशोरावस्था यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ठोस अनुभव मूर्त वस्तुओं के साथ अनुभव दिया गया है, तो प्रारंभिक तो होने से रहा नहीं। सी नंबर। और इस उम्र में बच्चा जो है ना क्षेत्रफल से संबंधित विचारों को, लंबाई, चौड़ाई, दिशा आदि वाले कॉन्सेप्ट समझ जाता है ना। यदि इसी की हम बात करें तो जीन पियाजे ने मूर्त वाला वस्तु कितना दिया है, जैसे यहाँ मूर्त है तो मूर्त वाला का उम्र कितना, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। और हरलॉक के अनुसार इसका वर्गीकरण कितना, 6 से 9 वर्ष। तो 6 से 9 वर्ष इसमें टैली कर रहा है कि नहीं? हाँ जी। अब समझे, हरलॉक के अनुसार यदि ये वर्गीकरण इसमें मैच करेगा ये तीसरी अवस्था में, तो तीसरा जाएगा हमारा उत्तर। द्वितीयक समाजीकरण पूछा जा रहा है, तो मीडिया क्या है, द्वितीयक समाजीकरण नियम कायदे कानून से जुड़ा हुआ। स्कूल क्या है, नियम कायदे कानून से जुड़ा हुआ, है ना। द्वितीयक समाजीकरण किताबें, पत्र पत्रिकाएं, ये भी क्या होती हैं, द्वितीयक समाजीकरण। बोले तो शुरू में बच्चा परिवार से जुड़ता है, ये प्राथमिक होगा। तो 1, 3, 4 सी नंबर में है। सेकेंडरी एजेंसी, द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी। आइए, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो मैच्योरेशन अर्थात परिपक्वता, क्रमादेशित परिवर्तन। बोले तो बायोलॉजिकल चेंज दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड। मतलब मैच्योरेशन के कारण आती है कार्य क्षमताएं, अर्थात कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, परिपक्वता। आप कहेंगे कि संतुलन, अनुकूलन, बिल्कुल नहीं। अनुकूलन क्या होता है ना, वातावरण में ढल जाना। यहाँ आनुवंशिकता जेनेटिकली बोला जा रहा है, जेनेटिकली आनुवंशिकता। तो कार्य क्षमताएं, कार्य कुशलताएं आती हैं। क्रमादेशित जैविक परिवर्तन, मैच्योरेशन। हमारी भाषा भी आप जानते परिवर्तन होती रहती है, परिपक्वता के आधार पर दुनिया के बारे में समझ विकसित करते हैं। माता पिता, शिक्षकों के द्वारा संज्ञान विकसित होता है। तो साहब, संज्ञानात्मक विकास को ना परिपक्वता परिवर्तित करेगी, अर्थात परिपक्वता प्रभावित करेगी, चेंज करेगी। ऐसे परिवर्तनों को क्या, अच्छा जैविक शब्द क्यों लिया है, आनुवंशिकता के कारण जैविक। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब बताइए, सामाजिक आपका आनुवंशिकी वाला बात थोड़े होगा। संतुलन, ये सब तो हम समाज में संतुलन, एकोमोडेशन और एजिमिलेशन में अंतर कर पाते हैं। ये सब तो सामाजिक गतिविधि होगी, अनुकूलन, संतुलन। आनुवांशिक गतिविधि कौन होगी, परिपक्वता। अब समझे कि नहीं, आनुवांशिक गतिविधि जो माता पिता पैतृक जीन्स से प्राप्त होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन करना है। सही सुमेलित युग्म का चयन कर लीजिए। संवेदी चालक अस्वस्थता, सेंसरी मोटर, तो मानसिक प्रहसन से जूझना, मैंने मानसिक क्रिया थोड़े करेगा बच्चा, अनुकरण करता है ना। पूर्व संक्रियात्मक वस्तु अस्थायित्वता, वस्तु अस्थायित्वता तो आपका सेंसरी मोटर में पाया जाता है 0 से 2 वर्ष में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं, बिल्कुल सही बात है। अमूर्त क्रियाएं नहीं कर पाते हैं लेकिन संचालन क्रियाएं कर पाते हैं, कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही। मूर्त वस्तुओं के ऊपर क्रिया करते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया तो शैशवावस्था में पाया जाता है, और यह भी गलत। प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम प्रतिवर्ती क्रियाएं, अर्थात मेंटली रिजर्व, रिवर्स होगा, रिवर्स एक्शन, तो अपने विचारों का पलटावी पाया जाता है। संरक्षणवाद, प्रत्यावर्तन, विलोम कर पाना पाया जाएगा।
सक्षमता होनी चाहिए, असक्षमता नहीं। अनेबल तो गलत हो गया। क्या सही है? 3 नंबर। बच्चे अपने आप से बात करना, ये देखिए अपने आप से बात करना तो क्या होगी? अपनी सोच विचार की प्रक्रिया को विनियमित अर्थात रेगुलेट, सेल्फ मॉनिटर करने के लिए करते हैं। अहम केंद्रित का द्योतक है जी नहीं। अपने आज भी कक्षा में हमने बताया जीन पियाजे वाइगोत्स्की वगैरह के चैप्टर में बच्चे अपने से खुद की बातचीत क्यों करते हैं? तो अपने विचार प्रक्रिया को, अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने विचार प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए। आपने देखा होगा बच्चे को जैसे डिनर सेट या टॉय वगैरह दे दीजिएगा, बात करेगा, अले ले 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 मैच में खाना पकाओ, मैच में। डॉक्टर सेट जब खरीद के दीजिएगा बच्चे को तो थर्मामीटर, ओ थर्मामीटर, इसको हम अच्छे जांच करी, सुई दे हम। तो टॉय से ही बातचीत करते देखा होगा आपने, अपने आप से खुद से बातचीत करता है। तो सोच को विनियमित करने के लिए। बी नंबर, भाषा में बाधा नहीं, गंभीर व्यवहार समझ पहचान करता, गंभीर व्यवहार संबंधी नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। सी नंबर। लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में कौन सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं? हाँ ये देखिए समाज में मिलेगा, तो देखिए मैप्स मानचित्र बिल्कुल होगा, मानचित्र समाज से ही तो जुड़ा हुआ है, भाषा भी समाज, कैलकुलेटर भी समाज, स्कीमा ये देखिए कार्य करने का ढंग यानी कि अपना आंतरिक दृष्टिकोण, तो ये सामाजिक थोड़े होगा। सी नंबर। स्कीमा पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का भंडारगिरी जो कि हमारे अंदर होता है न कि समाज में। लेवाइगोत्स्की में किसके शिक्षण के सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? किन के अनुसार नहीं किया जाएगा? इनाम और दंड, सामाजिक संपर्क, हाँ वाइगोत्स्की कहते हैं, कोऑपरेटिव कहेंगे वाइगोत्स्की, बच्चों के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करना, क्या अच्छा कल्चरल टूल्स, सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही। क्या है गलत? 1 नंबर, और यही उत्तर इनाम एवं दंड वाइगोत्स्की के अनुसार थोड़े सही है। यह निम्न में कौन बाल केंद्रित शिक्षण को नहीं दर्शाता है? नहीं दर्शा रहा है कौन सा दोस्त? गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, गतिविधि जैसे एक्टिविटी करवाया जा रहा है बच्चों से, एक्टिविटी करवाया जा रहा है तो कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिया, तो एक्टिविटी के अनुसार गलत कौन सा विकल्प होगा? बैठने की तय व्यवस्था, आसन व्यवस्था निश्चित रूप में, तो वो गलत होगा, ये सही है। बच्चों में प्रगति गुणात्मक रूप से विकास के सभी पहलुओं के ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देखे, गुणात्मक यानी हर पक्ष को लेते हुए, क्वालिटेटिव, मात्रात्मक रहता तब गलत। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ये देखिए यही तो गलत है। केवल उत्तरों पर आधारित कक्षा, बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है, अर्थात सक्रियता है बच्चों में, सक्रियता, एक्टिवनेस, गलत कौन है? सी नंबर, यही हमारा उत्तर होगा जो नहीं दर्शाएगा, नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में। कहता है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता है पारस्परिकता की समझ, अधिकार का दंड और सजा से बचना, पारस्परिकता की समझ ये भी है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, अच्छा लड़की अच्छा लड़का में, कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है, कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। ये तो गलत आपका होना चाहिए ना, क्योंकि समाज वाली बातें आ गई तो ये तो किस में आ जाता है? आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ये भी तो वैसे सही है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास सिद्धांत में मतलब कि सोशल ऑर्डर, अच्छा समाज एवं क्रम विधि व्यवस्था, मतलब कानून एवं क्रम व्यवस्था जिसमें कि नियम बदलना नहीं है, तो आपका 4 नंबर यहाँ सही है। कानून को बनाए रखना है यानी कि बदलेगा नहीं, ये व्यक्तिगत कर्तव्य है सबका, किसको? नियम को पालन करना। यहाँ मतलब आपका सही तो है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, कानून एवं क्रम व्यवस्था, उसके अनुसार कौन सी विशेषता होगी? तो डी नंबर, अर्थात नियम अटल है, नियम को बदलना नहीं है, कहा जाता है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग में, कानून को बनाए रखने के लिए समाज के प्रत्येक सदस्य
माय मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डी नंबर आपका मतलब इसके आधार पर पूछ रहा है, जैसे जीन पियाजे का चौथा वाला उप अवस्था है ना, उसकी बातें हैं ये। नेक्स्ट, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, एक इकाई बोला जा रहा है, ये तो एक कारक वाली बातें हो जाएगी। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, जी हाँ, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, सेवन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। बौद्धिक लक्षण को 3 आयाम में त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। त्रितंत्र नहीं, 3 बोले तो 3 द्विकारक सिद्धांत एवं त्रिकारक सिद्धांत किसने? इसने स्पीयरमैन ने दिया हुआ है। बुद्धि एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट नहीं साहब, आपका 2 नंबर। जेंडर तटस्थ, हाँ, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर के तटस्थ भाषा का प्रयोग, अर्थात जो समाज में शुरू से चली आ रही है परंपरा, इसका मतलब समझ गए? जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यानी बदल नहीं रही है, जो शुरू से चली आ रही है तटस्थ भाषा का प्रयोग किसके लिए? जेंडर के लिए। एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से, किस पर? एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा, जी नहीं। जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा, ये भी निगेटिव है। जेंडर अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा, जेंडर अनुपालन को यानी कि इंकरेज, जेंडर कन्फर्मिटी, कन्फर्म एकदम कि लड़की के लिए यही खेल व्यवस्था और लड़के के लिए यह खेल व्यवस्था। लड़कियां डॉल से खेलेंगी, गुड़िया से, लड़के कार से खेलेंगे। लड़कियां गृह विज्ञान होम साइंस लेंगी, लड़के साइंस पढ़ेंगे। ऐसा जेंडर अनुपालन को प्रोत्साहन होगा यानी कन्फर्मिटी, यह भी निगेटिव होगा। पॉजिटिव, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी, किससे? बजाय आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब एक लड़की का स्त्रीलिंग प्राप्त हुआ है उसे आनुवांशिकता के कारण, और एक लड़के को पुल्लिंग यानी कि मेल होने के लक्षण प्राप्त हुए हैं। तो ऐसी आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित चीजों को छोड़कर, अर्थात बजाय, देखिए ना, बजाय दिया जा रहा है, मतलब यूज जनरल न्यूट्रल लैंग्वेजेस डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट रादर देन, एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा, देन बीइंग बायोलॉजिकली डिटरमाइंड वुड, जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा किया जा रहा है। तो जब चर्चा करेंगे सामाजिक तौर पर कि लड़कियां देखिए कहाँ किस क्षेत्र में पिछड़ी हैं, आज सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या वो मिताली राज क्रिकेट की, या आपकी जो है ना डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ऐसी सामाजिक संरचना पर चर्चा किया जा रहा है। तो इससे जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्ति मिलेगी, अर्थात चुनौती मिलेगी। और डी नंबर 14, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक द्वारा डैश का पालन किया जाना, मानकीकृत गलत, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, विभेदित यानी कि विभेदित निर्देशात्मक शैली, कैसा शैली? अलग अलग प्रकार का, विभेदित यानी अलग अलग, डिफरेंशिएट वाला। और सी नंबर बेहतरीन होगा। योगात्मक केवल नंबर को योग होना, विभेदित निर्देशात्मक शैली बोले तो डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रक्शन स्टाइल में। बच्चों को मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाधित करने के लिए किया जाना चाहिए, यानी सीखने को बढ़ावा देने के लिए, सही है। विविधता को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, गलत। शिक्षण अधिगम लर्निंग का ही एक पार्ट होता है, अलग गतिविधि नहीं। यह गलत और यही उत्तर।
मूल्यांकन को शिक्षक अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि पेडागोजिकल स्ट्रेटजी पर मनन करने के लिए मौका दे, चिंतन मननशीलता, थिंकिंग करना। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक, ध्यान केंद्रित, यानी कि हर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिल्कुल, यह भी विकल्प हमारा सही है, 4 नंबर सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन नहीं होगा। मूल्यांकन हमेशा अधिगम का अलग गतिविधि, यही गलत है, उत्तर होगा। 16 नंबर, शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य है। समावेशन अर्थात सब बच्चे के रूप, रंग, क्षमता, योग्यता, सबको सम्मान देना, सबको समावेशित करना। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर भी बच्चों का रूप, रंग, व्यवहार, सब भिन्नताओं के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, सही है। बाकी देखिए गलत है कि चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है। स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन सेलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी योग्यता के आधार पर। जैसे एक बच्चे को साइंस लेना है, हाँ, तो उनकी योग्यता है, क्षमता है, दे दिया एडमिशन। अब दूसरा बच्चा कुछ एंट्रेंस टेस्ट ले लिया, मूढ़ बालक है, उसे साइंस पढ़ना है, लेकिन उनको चुनिंदा रूप में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ना। तब मेरी बात समझिए, जैसे कोई बच्चा लेना चाहता है म्यूजिक, संगीत, आर्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उनकी क्षमता के आधार पर आप उसे नहीं पढ़ने दीजिएगा ना फिर। और कोई बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है, उनकी क्षमता को आपने देख लिया कैसे, एंट्रेंस टेस्ट लेकर के या कुछ टेस्ट लेकर के, तो उसको प्रवेश करने दीजिएगा, बाकी बच्चों को रोक दीजिएगा। तो ये समावेशन का अर्थ थोड़े होगा। छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं। यार, विद्यालय बच्चों की मांग के अनुसार होना चाहिए, बाल केंद्रित, ना कि स्कूल की मांग के अनुसार बच्चे। मैंने स्कूल भगवान नहीं है, बच्चे भगवान हैं। स्टूडेंट्स मेक एडजस्टमेंट, यानी स्टूडेंट्स मेक एडजस्टमेंट, बच्चों को ढल जाना है। किस आधार पर? डिमांड ऑफ स्कूल, स्कूल की डिमांड के आधार पर। बताइए गलत हुआ। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूल में जाएंगे, यह भी गलत, सी नंबर। आइए, कहता है विकल्प निम्न में कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को, अर्थात कौन सा डिसेबिलिटी, अक्षमता, विकलांगता को आप अक्षमता समझिए, दे दिया गया है इंग्लिश, डिसेबिलिटी यानी अक्षमता। लिखित सामग्री, तो लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने, तो डिसलेक्सिया मारिए ना, पढ़ने और समझने में चुनौती, तो पढ़ने में चुनौती होती है डिसलेक्सिया में। निम्नलिखित में कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह, कैसा डिसएडवांटेज, डिप्राइव्ड वर्ग का बच्चा, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिनको सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही हैं, तो बाधा उत्पन्न कौन करेगा? लचीला पाठ्यक्रम बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी केंद्रित, बाल केंद्रित, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, गैर प्रासंगिक नहीं होना चाहिए, यही उत्तर, अर्थात प्रसंग से नहीं जोड़ना। डी कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड, प्रसंग से जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, बाहरी दुनिया से जोड़ते हुए, जबकि यहाँ गैर कह रहा है, तो गलत हो जाएगा गैर वाला। आइए, 19 नंबर कहता है शिक्षकों द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीति, स्ट्रेटजी के उपयोग से निम्न में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? यानी कि विविधता को सुसाधित करेंगे तो अलग अलग प्रकार के हर तरह से सीख जाएंगे बच्चे, हर गतिविधि को सीख पाएंगे, है ना। तो वाक बाधित, बोलने में जिनको प्रॉब्लम है उनको भी मदद मिलेगी, दृष्टि बाधित को भी, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, सब मारिए ना, उत्तर डी नंबर। यार, अलग अलग हर प्रकार की गतिविधि है। निम्नलिखित में कौन दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का एक युग्म है? लेखन वैफल्य, डिस्ग्राफिया है ना, तो डिस्ग्राफिया में बच्चे में लेखने में दिक्कत होती है, बिना रेखा वाली कार्य पुस्तिका पर लेखन अनिवार्य करना। ये देखिए, फिर लिखना को बढ़ावा दे रहा है, मारिए गिरा पड़ा करके, एकदम एकदम हपक लीजिए लरट्ठी में चोभ करके।
लिखना अनिवार्य कह रहा है। एक तो बच्चे को अपने डिस्ग्राफिया है, लेखन वैफल्य, और लिखना अनिवार्य, गलत। पठन वैफल्य, पढ़ने में दिक्कत और पढ़ने को देना लेख को, गलत। लोकोमोटर डिजेबिलिटी अर्थात खड़े रहने में दिक्कत, हाथ पांव इत्यादि क्रिया करने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रभाव प्रावधान, भूतल पर यानी कि प्रोविजंस ऑफ क्लासेस ऑन ग्राउंड फ्लोर। वैसे बच्चे जैसे पैर से विकलांग है, दिव्यांग हैं, तो उनको भूतल पर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर नहीं, भूतल पर ही, ग्राउंड फ्लोर पर ही बच्चे को दिया जा रहा है। और यह सही है हमारा, ताकि बच्चे को असुविधा न हो। बाकी देखिए ना, दृश्य बाधित बच्चा है, सांकेतिक भाषा का उपयोग करना। अब बच्चा संकेत, यदि शिक्षक ही कोई संकेत दे रहा है तो मुझे बताइए, इशारा कर रहा है, तो बच्चा देखने में जब असक्षम है तो कैसे सांकेतिक भाषा को समझ पाएगा? उनको तो सुनने वाला मटेरियल दीजिए। सही क्या है? सी नंबर। गतिमान दिव्यांगता मतलब चलने फिरने में असमर्थ है जो बच्चा, शरीर के अंग की गति करने में जिस बच्चे को दिक्कत है, एक जगह से दूसरी जगह जाने या स्थान परिवर्तन में जैसे समस्या होती है, वही तो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, गतिक दिव्यांगता। तो उनको सफल रूप से समावेशित करने के लिए क्या करेंगे? निचली मंजिल पर ही, कक्षा, पुस्तकालय यानी ग्राउंड फ्लोर पर, भूतल पर पुस्तकालय, प्रयोगशाला आवंटन कीजिएगा, है ना। इन सब की व्यवस्था भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर ही करेंगे, ऐसा नहीं सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर। अगम्य इमारतों पर नहीं करना है, गम्य इमारत अर्थात निचला फ्लोर, जहां पर बच्चों को आने जाने में असुविधा ज्यादा नहीं होगी, व्हील चेयर पर आ सकता है बच्चा। सी नंबर सही मैचिंग है। आइए निम्न के कौन सा विकल्प सोच यानी कि थिंकिंग को, सृजनात्मकता तभी तो आएगी जब बच्चा चिंतन करेगा, सुसाधित करेगा। बेधन और अभ्यास, ड्रिल प्रैक्टिस नहीं, बिना कॉपी के समझना। निष्क्रिय है, देखिए साथी पर चर्चा अन्वेषण करेगा बच्चा, साझा करेगा, अंतःक्रिया करेगा। सी नंबर। देखें, ऐसी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता हो, सक्रिय किधर है, ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता हों। किस प्रकार के श्रोता? ऐसी परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। तो क्या सिचुएशन, दो फिल इन द ब्लैंक्स है इंग्लिश वाले में। अच्छा, दो फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पर ये आपका, अच्छा जी, ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण, यहाँ पे एक खाली स्थान होगा। यहाँ पर देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश सिचुएशन, बोले तो ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। कैसी स्थितियां? तो जो ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण हैं जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता, निष्क्रिय, सक्रिय, आज्ञाधीन। बहुत बेहतरीन यह क्वेश्चन, सोचें जरा सा इस पर। ऐसी स्थितियां डैश यानी टालना, पैदा करना, निगेटिव के साथ निगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नहीं होगा। सक्रिय, निषेध, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो गलत। पैदा करना, निष्क्रिय, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, गलत। शुरू में आपको निगेटिव वर्ड लेना पड़ेगा। टालना, ये देखिए तो यही एक नंबर होगा। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता है, होगा।
मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति को अवॉइड कीजिए वेयर द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। जैसे लेक्चर मेथड में क्या होता है, शिक्षक जो है ना लेक्चर भाषण दिए जा रहे हैं तो बच्चे जो है ना मूक बाधिर श्रोता होकर, पैसिव लर्नर होकर के केवल लॉन्ग पीरियड तक सुनते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। बिल्कुल सही, आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण है। आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को भरिए। ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण, ऐसी स्थितियां पैदा करना जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता है, ऐसी स्थिति पैदा कीजिएगा, बढ़ावा दीजिएगा। गलत हुआ। ऐसी स्थितियां निषेध करना जहां छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता है। सक्रिय होगा तो फिर निषेध क्यों कीजिएगा भला। ऐसी स्थितियां सुदृढ़ करना यानी कि बढ़ाइए जहां पर छात्र लंबे समय तक आज्ञाधीन है, अर्थात डॉसाइल बोले तो जहां बच्चे जो है ना आज्ञा का पालन करते ही नहीं है, तो उसको आप सुदृढ़ कीजिएगा, बढ़ावा दीजिएगा। अब फिर लागू कीजिए। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता। 1 नंबर। वाह, दिल जीत लिया क्वेश्चन ने। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्त? देखें, छात्र सबसे बेहतर तब सीखता है जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक, देखिए इरेलीवेंट, प्रासंगिक होगा, बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ, तब ना बच्चे सीखेंगे बेहतर ढंग से। छात्र सार्थक गतिविधि में भाग देने से सबसे अच्छा सीखते हैं। बिल्कुल, सार्थक गतिविधि में भाग देने से बेहतर सीखते हैं बच्चे। मीनिंगफुल अधिगम। छात्र सबसे कम सीखते हैं जब सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधि में भाग, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। कहता है कम सीखते हैं विद्यार्थी, सबसे कम सीखते हैं सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं। यह भी आपका गलत हो जाएगा। कम सीखते हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं। कम नहीं, सबसे ज्यादा। सार्थक गतिविधि में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। बी नंबर। डैश निर्देश करते हैं समय वह शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। यस, पाठ की सुविधा न देनी चाहिए, मध्यस्थ न करें, यानी कि सीखने में इंटरवेन न करें। बोले तो अंतःक्रिया न निभाएं, चर्चा वगैरह न निभाएं तो गलत। सीखने के हस्तांतरण यानी स्थानांतरण, ट्रांसफरेशन में मददगार न हो। यार, ये पूर्व सीखा गया ज्ञान नवीन परिस्थिति में स्थानांतरित होता है, नहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। 1 नंबर। हतोत्साहित न किया जाए। 25 नंबर। अधिगम एक सामाजिक रचनावादी दृष्टिकोण समर्थन देने वाले शिक्षाविदों जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। किसको बढ़ावा नहीं दिया गया है? व्यवहार का अनुकूलन, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, खोजी उपागम बिल्कुल, पाठ निर्माण बिल्कुल, सांस्कृतिक साधन का प्रयोग करना यानी कल्चरल टूल्स, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण सही है, यही गलत है, हमारा यही उत्तर होगा। क्यों? रचनावादी दृष्टिकोण है ना, और यहाँ बिहेवियरिस्ट दे रहा है, व्यवहारवादी, जो खाली बर्तन मानते हैं बच्चों को, रीते बर्तन। छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के निम्नलिखित में से एक अच्छी रणनीति कौन सी होगी? बेस्ट स्ट्रैटेजी। ऐसे परिस्थितियां बनाए, सिचुएशन सीखने का अवसर दें, सिचुएशन बनाए जिसमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो, अर्थात नॉलेजेबल, उपयोगिता पर जोर दे। लर्निंग बाय डूइंग करे, बच्चा अनुप्रयोग करे, करके सीखे। रटना गलत, बोर्ड पर लिखी जाना, नकल करना, रट्टा मार उत्तर लेना, परीक्षा में अच्छे अंक गलत। 1 नंबर सही। एक शिक्षक को बच्चों की भ्रांति, मिसकॉन्सेप्शन किस तरह निपटाना चाहिए? मिसकॉन्सेप्शन, गलतियां, त्रुटियां, तो ये स्वाभाविक होता है, सीखने के लिए ना एक प्रकार का अवसर होता है। कहता है भ्रांति को पहचान करे लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, गलत। उनकी भ्रांति के प्रत्युत्तर है तो अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। अवसर प्रदान करना, भ्रांतियों को व्यक्त करने बच्चों को दंडित करना, गलत। सीधे एक उपचारात्मक प्रश्न भेज देना, उपचार सीधे सुधार देना नहीं, सुधार करने के लिए अवसर देना बेहतरीन होता है। शर्मिंदगी, आइए नेगेटिव चुन लीजिए। बच्चे यदि फेल हो रहे हैं, बच्चा यदि त्रुटि कर रहा है, तो ऐसी शर्मिंदगी तो ये बच्चे के लिए अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग में क्या होगा? हानिकारक होगा, आवश्यक थोड़े हो जाएगा, कोई संबंध नहीं, कैसे महत्वपूर्ण थोड़े होगा। निगेटिव चुनिए ना, शर्मिंदगी निगेटिव और निगेटिव के साथ निगेटिव।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित बदलाव है। तो बदलाव क्या है साहब? मानकीकरण से लचीलेपन, माने फिक्स्डनेस से स्टैंडर्डाइजेशन, बच्चे की जरूरत आवश्यकता के अनुसार लचीलापन। सही है। रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक लाइए, गलत। संरचना के समय परीक्षा के लिए सीखना। बहुविषयक से कठोरता, यानी कि बहुभाषिकता, बहुविषयी, मल्टी डिसिप्लिनरी को बढ़ावा न दें, कठोरता, एक निश्चित नियम, रिजिड वाला, गलत, एक सही। नेक्स्ट एंड लास्ट कहता है अधिगम को डैश के बजाय डैश की ओर निर्देशित करना चाहिए। तो प्रतियोगिता नहीं, अनुकृति, प्रतियोगिता नहीं, रटने की बजाय समझने की ओर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। समझने की बजाय रटने की ओर, गलत। या फिल इन द ब्लैंक्स में भर के देखिए ना। अधिगम को रटंत विद्या, मेमोराइजेशन के बजाय किस पर? अंडरस्टैंडिंग की ओर निर्देशित करना चाहिए। यस, बोले तो सी नंबर। लव यू ऑल। मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, शेयर कर दीजिएगा। हाँ, चलिए जी, नमस्ते।